दरअसल वो अपना इलाज कराने के लिए आगरा आया करते थे, अमूमन आते थे। घर तो यहाँ से छोड़ दिया था, चले गए थे बैल में। अब वो इलाज कराने के लिए उनको आगरा आना पड़ता था। एक दिन हमको पता चला कि वो आगरा आए हुए हैं और गोवर्धन होटल में ठहरे हुए हैं। मैं राजनाथ जी के पास गया, उनसे जाके बताया आचार्य जी आए हुए हैं और गोवर्धन होटल में ठहरे हुए, चलो उनसे मिले आते। मैं और राजनाथ जी तैयार हुए और चले गए उनसे मिलने के लिए। वहाँ जब उनके पास गए तो वही केदार भाई बैठे हुए थे उनके पास ही, जो होटल के मालिक थे केदार भाई। वो उनके लिए कमरा हमेशा बुक रहता था, उसमें वो किसी को ठहरने नहीं देते थे। वो एक रांगे राघव के लिए स्पेशली बुक था। वहीं हम पहुंच गए, तो वहां पहुंच करके बातें, राजनाथ से बातें करने लगे, क्या लिख रहे हो आजकल, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो क्योंकि राजनाथ जी तो फ्रीलांसर थे और रांगे राघव फ्रीलांसर थे, कहीं नौकरी ये भी नहीं करते थे, कहीं नौकरी वो भी नहीं करते थे। उनको भी ऑफर मिले और उन्होंने भी नौकरी नहीं की राजनाथ जी ने, और इनको भी कई ऑफर मिले रांगे राघव को, इन्होंने भी नौकरी नहीं की। तो उस पर लिखा करते थे। तो बोले कि ठीक है। मैं बात फिर साम्यवाद पे चल पड़ी, राजनाथ जी में उनमें बहस इसी बात पे होती रही। मैंने बीच में ही पूछ लिया कि आप भारतीय साम्यवाद, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं भारत में क्या रही है, इस पर आपके विचार क्या है। तो बोले कि रामविलास से पूछा है ये सवाल। मैंने कहा नहीं, तो पहले उससे पूछ लेना, फिर मुझसे बात करनी। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने पूछा, मैंने आपके कई उपन्यास पढ़े, जैसे मुझे अच्छा लगा कब तक पुकारूं, ये उपन्यास मुझे पसंद आया। हालांकि मुर्दों का टीला भी मैंने पढ़ा, सीधे साधे रास्ते भी पढ़ा, विषाद मत भी पढ़ा, लेकिन मुझे कब तक पुकारूं ज्यादा अच्छा लगा। फिर मैंने उनसे पूछा, आपको अपने उपन्यासों में सबसे अच्छा उपन्यास कौन सा लगता है। तो मुझसे मुस्कुराते हुए बोले, अब जो मैं लिखूंगा। ये सोचने लगा भी, कितने उपन्यास लिख डाले, इनमें से एक भी उपन्यास अच्छा नहीं लगा, और अब जो लिखेंगे वो अच्छा होगा, क्या गारंटी है कि वो अच्छा ही होगा। इतने उपन्यास लिखे, क्या सब बेकार थे, तो अब भी क्या ऐसे ही उपन्यास लिखेंगे। फिर मुझे वो बात याद आ गई कि किस तरह से उन्होंने 2000 पर जला डाले थे, क्योंकि वो उनको पसंद नहीं थे। और ये बात बड़ी विचित्र है कि उनको तो पसंद नहीं थे, लेकिन हो सकता था कि पाठकों को पसंद आते, लेकिन उन्होंने नहीं ये सोचा और उनको जला दिया, जिसका अफसोस मुझे उनसे ज्यादा हो रहा है। मुझे शायद अफसोस नहीं हुआ होगा, मुझे अफसोस हुआ कि हिंदी साहित्य की कितनी अच्छी कहानियां होंगी उसमें, कितने अच्छे उपन्यास होंगे, कम से कम 3-4 तो उपन्यास होंगे ही, क्योंकि वो सोच लेते थे छोटे मोटे उपन्यास जैसे लोही के ताना, लखमा की आंखें वगैरह, और बड़े बड़े उपन्यास फिर एक बक्से में सबको रख करके दिल्ली निकल जाते और वहां सब उपन्यासों को बेच आते। अब बाद में बिकते जाते, तो बाद में रॉयल्टी मिलती थी या नहीं मिलती थी ये पता नहीं, क्योंकि ये बदमाश प्रकाशक रॉयल्टी कभी नहीं देते थे। अब बताइए, इतने बीमार कैंसर से पीड़ित रहे, लेकिन किसी प्रकाशक ने उनको रॉयल्टी के पैसे नहीं दिए। तो मैंने ये पूछा कि भाई फिर भी आपका ये साम्यवाद जो है, वो भारतीय साम्यवाद पर आपने क्या चिंतन किया है। तो बोले कि देखो, तुम्हारा प्रश्न कुंदन बहुत अच्छा है, लेकिन मैं थोड़ा सा रामविलास से डिफर करता हूँ, इसलिए मेरा उनसे मतभेद ज्यादा है। तो मैंने कहा आप क्या समझते हैं। तो बोले कि द हिस्ट्री ऑफ रशियन कम्युनिज्म is the history of terror, and the history of Indian communism is the history of error. एक बार फिर सुन लीजिए, the history of Russian communism is the history of terror, and the history of Indian communism is the history of error. इन पंक्तियों में उन्होंने सारा साम्यवाद, भारतीय साम्यवाद और रशियन साम्यवाद में क्या अंतर है ये बता दिया। मुझे एक बात और कहनी है, जब हम उनसे मिलने गए थे इन सवालों के साथ, हमने देखा, हमने पूछा कि अब आपका इरादा क्या है, कि और उपन्यास लिखने के बाद क्या है। उन्होंने कि मैं
भरतपुर राजा के 3 पीढ़ियों का इतिहास का उपन्यास लिखना चाहता हूँ। और हिंदी साहित्य का इतिहास भी मैं नए ढंग से लिखना चाहता हूँ। रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास लिखा है वो वैज्ञानिक नहीं है, उसमें अवैज्ञानिकता बहुत है। मैं उनको दूर करके हिंदी साहित्य का नया इतिहास लिखना चाहता हूँ। ये बात उन्होंने अपने आगे आने वाले प्लान में बताई कि मुझे ये काम और करना है। ये सब चर्चा के बाद हम लोग, समय काफ़ी हो गया था, रात हो रही थी, हम लोग चलने लगे। फिर बोले कैसे जाओगे? रिक्शे वाला खड़ा है, उसमें बैठ करके चले जाना, उस रिक्शे वाले को यहाँ वापस भेज। फिर हम लोग वहाँ से आए और राजा मंडी पे हम लोग उतर गए और रिक्शे वाले को वापस भेज दिए। हम ये बात सोचते हुए चले आए, क्या उन पर बिजली होगी? ऐसे समय में हमने देखा उनको बड़े गौर से, वो जो कांतिमान चेहरा था, जो नूर टपकता था उनकी आंखों से और चेहरे से, वो कुछ मंद पड़ा हुआ था। उस वक्त थोड़ी सी हल्की सी कालिमा छाई हुई। अब वो रौनक नहीं थी, क्योंकि कैंसर का बीमार ऐसे ही हो जाता है, उसका खून सूखने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं और हाथ पैरों में कंपन आने लगता है। ये देख करके हमें बड़ा दुख हुआ, लेकिन कर क्या सकते हैं। फिर वो पता लगा कि वो फिर बैठ चले गए।